नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सॉल्व पेपर 2020 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, 52 पेपर्स इसमें से दिए हुए हैं। और ये जो पेपर हम डिस्कस करेंगे ये इसी बुक से लिया हुआ है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने इस बुक में दिया हुआ है। और ये दोनों बुक्स जो है यहाँ पे जो बताई हुई है, फिजिक्स एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये दोनों बुक्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 पेपर 1 का। देखिए जो फर्स्ट 13th क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इसका चैप्टर पेपर 1 का 13th क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी। देखिए क्या होता है कि ये जो जी है, ये एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी जो है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, ये होता है जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इसकी जो रेडियस है, अर्थ की रेडियस को हम आधा कर देते हैं, ये r/2 कर दिया। तो नया जो जी डैश है किसके बराबर होगा, ये होगा जी, मास सेम है और जो रेडियस है ये हाफ हो गई, तो इस तरीके से आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाइड बाई जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो जी डैश है ये बराबर है 4g, ये 4g के बराबर है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है ये आ गया बी, दैट इज इक्वल टू 4g। ये जी डैश जो है ये 4g के बराबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की। इसका अगर मैं एक सिंपल सा रूल बताऊं तो जैसे हमने ये देखा है यहाँ से BDL, ये BDL जो होता है ये होता है म्यू नॉट और समेशन आई जो है ये एम्पियर्स लॉ होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो ये तो हमने एम्पियर्स लॉ बताया कि एम्पियर्स लॉ में ये जो है एक्चुअल कंडक्शन करंट क्या होता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें हम पढ़ते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी इसी तरीके से दिया जाता है। तो उसकी जो यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की वो भी एम्पियर होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा उसकी भी यूनिट जो है एम्पियर आएगी। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज, कौन सी क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनलेस है। तो देखिए स्ट्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेस जो होता है ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और इसकी डायमेंशन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन है m1 L1 T-2 और जो एरिया की डायमेंशन है वो है L2। तो यहाँ से आ गया m1 L-1 T-2। तो ये तो है स्ट्रेस की डायमेंशन। स्ट्रेन की डायमेंशन अगर मैं देखूंगा तो क्या आएगा, ये है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ होता है L1 और जो ओरिजिनल लेंथ है ये भी है L1। तो यहाँ से आ गया m0 L0 T0। ये क्वांटिटी मेरे को नज़र आई जो मैंने कैलकुलेशन से देखी कि ये क्वांटिटी जो है डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है वो स्ट्रेन है। बाकी का भी मैं बता देता हूँ, जैसे डिस्टेंस है इसकी क्वांटिटी हो, इसकी तो डायमेंशन हो गई L और डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी भी डायमेंशन हो गई L। तो कोई भी क्वांटिटी इन तीनों में से ये डायमेंशन लेस नहीं है। ये क्वांटिटी जो है स्ट्रेन ये डायमेंशन लेस है।
आगे चलते हैं। What is the unit of induced electromotive force? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सेल या बैटरी है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर जोड़ा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये यहाँ पे EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बैटरी दी हुई है। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसकी यूनिट जो होती है ये होती है वोल्ट। EMF जो होता है ये वोल्ट में नापा जाता है। आगे चलते हैं। When you shoot a bullet, you move backward. It is due to which law of motion? जब हम बुलेट को शूट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गन ली और ये गन है और ये यहाँ पे बुलेट रखी हुई है, तो क्या होगा कि जैसे ही ट्रिगर हम दबाते हैं तो बुलेट तो आगे जाती है और ये जो गन होती है इसका धक्का हमको पीछे की तरफ लगता है, बुलेट आगे जाती है। तो ये क्यों होता है? ये होता है एक्शन रिएक्शन के कारण। एक्शन बुलेट पे होती है और रिएक्शन जो होता है ये गन पे लगता है। जो गन हमारे साथ जुड़ी हुई होती है तो हम पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्टिविटी है। न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट होता है। तो ये जो है इट इज़ ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ऑन विच प्रिंसिपल इज ट्रांसफार्मर बेस्ड? ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ट्रांसफार्मर जो है अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें ट्रांसफार्मर जो एक डिवाइस होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि मान लीजिए इनपुट वोल्टेज अगर कम है तो आउटपुट वोल्टेज जो है इसको बढ़ा देगा, या इनपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज को ये कम कर देगा। तो ये डिवाइस जो होती है ट्रांसफार्मर, ये जो है वोल्टेज को चेंज करने के काम आती है। और इसमें जो है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल लगता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इस म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस फॉर ए फुली रिजिड बॉडी इज, एक फुली रिजिड जो बॉडी है उसकी मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस उसका कितना होता है? तो मैं सबसे पहले एक रिजिड बॉडी बताता हूँ। यहाँ पे रिजिड बॉडी क्या है? ये जो रिजिड बॉडी है ये क्या होती है कि इसको किसी भी तरीके से आप कितना भी फोर्स लगा दो, कितना भी चाहे इनफाइनाइट फोर्स लगा दो, इसका जो डिफॉर्मेशन है वो जीरो रहेगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक वायर ले लिया और वायर लेके और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तब भी इसकी जो चेंज इन लेंथ है, इसकी जो चेंज इन लेंथ है वो जीरो है। डेल्टा एल जो है वो जीरो है, चेंज इन लेंथ जीरो है। अब अगर इसका चेंज इन लेंथ जीरो है तो मैं क्या कह सकता हूँ? इसका जो यंग्स मॉडुलस होता है वो कैसे निकालूंगा मैं? ये निकालूंगा मैं एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, या एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। देखिए अब यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ भी कुछ है, फोर्स भी मैंने अच्छा खासा लगाया है, एरिया भी इसका कुछ है, बट डेल्टा एल जो है वो जीरो है। तो नीचे जो एक क्वांटिटी जीरो आ रही है तो ये यंग्स मॉडुलस जो है ये इनफाइनाइट आ रहा है, ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ से इसका जो यंग्स मॉडुलस है ये निकलेगा इन्फिनिटी। तो एक फुली रिजिड बॉडी जो है, रिजिड बॉडी वही कहा जाता है जो बिल्कुल डिफॉर्म नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो देखिए यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, ए क्रॉस बी जो है ये किसके बराबर होता है? तो इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो ये ए बी साइन थीटा, और ये जो ए डॉट बी है ये किसके बराबर है? ये ए डॉट बी बराबर है यहाँ से ए बी कॉस थीटा, दोनों बराबर हैं यहाँ पे। तो मैं पुट करता हूँ ए बी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 45 डिग्री। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट में देखिए क्या होता है, ये एल है और ये सी है और ये है आर, और यहाँ से मैं कहता हूँ ये एसी सर्किट मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये वी है दैट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से एलसीआर सर्किट में ये करंट जाता है, आई करंट जा रहा है। तो
जब रेजोनेंस होगा, जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी तो ये जो एक्सएल होता है ये बराबर होता है एक्ससी के। रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी। एक्सएल जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। What is the amount that remains the same in each unit system? कौन सा जो है पार्ट हर यूनिट सिस्टम में सेम रहता है? जैसे एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी की जूल एसआई यूनिट है और अर्क जो है ये सीजीएस यूनिट है। डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये मीटर एसआई यूनिट है और सीजीएस में सेंटीमीटर है। फोर्स की अगर हम बात करें तो न्यूटन एसआई यूनिट है और डाइन जो है ये जो है सीजीएस यूनिट है। बट टाइम जो है ये एसआई में भी सेम है और सीजीएस में भी सेम है और एफपीएसपी अगर हम लेते हैं तो उसमें भी सेम है। तो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो हर यूनिट सिस्टम में सेम रहता है। सेकंड जो है वो हर यूनिट सिस्टम में सेम है। इवन एफपीएसपी आप ले लीजिए, चाहे एमकेएस ले लीजिए, उन सब में ये टाइम जो है उसका जो उसका जो यूनिट है वो सेकंड ही रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज जीरो? किस सिस्टम में हीट सप्लाइड जो है वो जीरो रहता है? तो देखिए मैं एक सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या एग्जांपल है, ये बेसिकली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है। अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जो चार्ज जो हीट गिवन है या हीट एक्सचेंज जो है वो जीरो है, जो हीट एक्सचेंज है वो जीरो है। तो ये एक हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज जीरो। ये कौन सी प्रोसेस है? तो ये होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आता है व्हाट कॉजेज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या होता है? सरफेस टेंशन किस वजह से होता है? तो ये होता है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में, जो एक ही सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो होता है कोहेसिव। और एक टाइप का सब्सटेंस जब दूसरे टाइप के सब्सटेंस के साथ अटैच रहता है, उसके साथ कांटेक्ट में है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है एडहेसिव। वो एडहेसिव फोर्स होता है। बट सरफेस टेंशन जो है वो कोहेसिव टाइप का फोर्स है। सेम जैसे लिक्विड जो होता है वो सेम लिक्विड जो है आपस में क्या फोर्स लगा रहा है उस कारण किससे सरफेस टेंशन होता है। इम्पल्स तो देखिए धक्के वाली बात है, इम्पल्स को धक्का भी कहा जाता है। ये होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टेंशन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये चार्जेस के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोहेसिव फोर्सेस। अब देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, इफ द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 300 मीटर। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी वेलोसिटी जो है ये हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है वैक्यूम में। तो व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी जो होगी इसका सिंपल सा फार्मूला है, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। c जो है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू 300, ये 300 है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 300। तो यहाँ से आ गया ये 10⁶ हर्ट्ज़। तो यहाँ से 10⁶ हर्ट्ज़ जो है ये हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नज़र आती है। तो देखिए पेपर 1 हमने पूरा डिस्कस कर लिया है 2 पार्ट में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये इसका पेपर जो है ये इस बुक में दिया हुआ है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। अग्निवीर वायु इंडियन एयर फोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम 52 पेपर्स हैं। ये पेपर भी हमने इसी बुक से लिया है। और ये दोनों बुक्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी तरीके के वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।